हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। गाइस, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर जो मैंने आपके साथ लाइव क्लास लिया था, जो लाइव स्ट्रीम किया था यूट्यूब पे, उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या फिर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका बच्चों पीएच कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वो जो बच्चों का कंसेप्ट होता है, वो जो सवाल होता है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं होता है, बल्कि वो किसका होता है, वो मोल कंसेप्ट का सवाल होता है, वो इक्विवेलेंट का फंडा होता है। दोस्तों, उसमें पीएच कैसे निकालेंगे, सारा डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था। अगर किसी बच्चे ने उसको मिस कर दिया है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक देखो और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आइए, इससे आपकी कंटिन्यूटी अच्छी रहेगी। चलिए, एनीवेज, तो आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट अ वेरी बिग कंसेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम व्हिच इज कॉमन आयन इफेक्ट। आज मैं आपको बताऊं कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे कॉमन आयन इफेक्ट के सवालों को जल्दी कम समय में करते हैं। दोस्तों, कॉमन आयन इफेक्ट के इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको वीक एसिड और बेस में आना पड़ता है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही बच्चों वीक एसिड और बेस में एप्लीकेबल होता है। तो हमेशा की तरह बच्चों ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधे बच्चों अपने कंसेप्ट पे आते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट के सवाल हम लोग करेंगे। हम लोग देखिए अपने लास्ट मोमेंट पे अपने रिवीजन की चीजों को देख रहे हैं। सो रिवीजन में बच्चों हम लोग सीधे कॉमन आयन इफेक्ट के सवालों पे आना चाहते हैं, बट बच्चों सीधे सवालों पे अगर आएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको बच्चों पहले यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी को जानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ। फ्रेंड देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए उसकी थोड़ी सी थ्योरी पे आते हैं। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा कहां लगेगा, वीक एसिड और बेस के कंसेप्ट में लगेगा। सो अगर हमारे पास बच्चों एक वीक एसिड या फिर वीक बेस है, सोल्यूशन में अकेला बच्चों वीक एसिड या फिर बच्चों वीक बेस मौजूद है, तो हम बच्चों उसकी इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे। हम वीक एसिड को लेंगे, उसको आयनाइज कर देंगे और वहां पर बच्चों डबल एरो मतलब इक्विलिब्रियम का साइन हम लोग लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस बनती हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर वेरी सिंपल। हर बच्चे को ऑलमोस्ट ये चीजें पता होती है, बट इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो हमारा वीक एसिड है, इसका बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन है C0। इसका बेटा लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन है C0। अब इक्विलिब्रियम पे ये थोड़ा सा आयनाइज होगा और आयनाइज होने के बाद हमेशा बच्चों वीक एसिड या वीक बेस की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो C0 इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा होता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच गेट डिसोसिएट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच गेट डिसोसिएट। सो अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हो जाएंगे। सो बचेंगे कितने, 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन बचेंगे। 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन अनडिसोसिएटेड होंगे। अब 1 माइनस अल्फा इज द फ्रैक्शन वैल्यू। सो टोटल वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ कंसंट्रेशन इंटू 1 माइनस अल्फा। सो जो बचा हुआ एसिड है वो इतना, H प्लस और A माइनस आयन इतना। तो सोल्यूशन में बच्चों आयंस की कंसंट्रेशन इतनी होती है, हमको सीधे सीधे रट जाती है। एसिड C0 इंटू 1 माइनस अल्फा, H प्लस C अल्फा, A माइनस C अल्फा। हमारे पास आयन की कंसंट्रेशन है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, K बराबर RQ। K बराबर RQ करेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, A माइनस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 अपॉन HA का कंसंट्रेशन दिस। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है। अभी तक हमने कोई सा भी बच्चों अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया हुआ है। दोस्तों याद रखना, जो सवाल कराऊंगा ना बहुत जबरदस्त सवाल होंगे, आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं। तो प्लीज बच्चों पेशेंस के साथ पढ़ाई करो। हमेशा पढ़ाई के समय पेशेंस बहुत जरूरी है। ये जो उंगली स्वैप करते हो ना, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। तो बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा K बराबर RQ। अब यहां पर हमने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन बना है, ये किसके लिए बना है, मोनोबेसिक के लिए। मोनोबेसिक एसिड और बेस के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। आप एग्जाम में डायरेक्टली यहां पे कूदोगे, लेकिन ध्यान रखना, डाई बेसिक एसिड या बेस हुआ मतलब 2 H प्लस देने वाला बंदा हुआ तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में वो जल्दी आता नहीं है, तो इसीलिए उसमें मान नहीं रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या होगा, चूंकि हमने लिया है उसका वीक एसिड, तो वीक एसिड का बेटा डिसोसिएशन बहुत कम होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, उसका अल्फा बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे केस में हम लोग 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेंगे। और ऐसा करके हमारे पास अल्फा का एक्सप्रेशन आता है। ये इसको याद रखो, इसको सब लोग बच्चों याद रखना, अल्फा बराबर √K/C। बट गाइज डू रिमेंबर ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है, व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.1।
अगर बेटा अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है तभी हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम है, 1 की तुलना में काफी कम है, कितना काफी कम, 0.1 या उससे कम है, तो हम उसको 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। और नॉर्मली वीक एसिड के केस में ऐसा होता है। कभी भी अगर आपको बेटा वीक एसिड का Ka, कभी भी दोस्तों अगर आपको वीक एसिड का Ka 10 टू द पावर -3 से कम आता है तो समझ जाओ बेटा ऐसा लगेगा। कभी भी वीक एसिड का Ka 10 टू द पावर -3 से कम है तो बेटा उसका अल्फा नेग्लिजिबल आएगा 1 से। तो आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली चेप सकते हो एग्जाम में बिना टेंशन के, ठीक है, बिना टेंशन के। बट दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अल्फा 0.1 या उससे कम है तभी 1 माइनस अल्फा को हम 1 ले सकते हैं। इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, बट ये अप्रोक्सीमेशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है एनी इक्विलिब्रियम में, तो इसमें ज्यादा टेंशन मत पालो। सो वी हैव दिस अल्फा बराबर √k/c, एसिड है तो Ka, बेस है तो Kb। चलो भाई आगे बढ़ो, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया दोस्तों, अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया। आपसे सवालों में H+ का एक्सप्रेशन पूछता है, H+। बच्चों H+ का एक्सप्रेशन था H+ बराबर C अल्फा। अल्फा की वैल्यू रखेंगे ये आएगा, अल्फा की वैल्यू रखेंगे ये आएगा। सो H+ बराबर √k/c, ठीक है, H+ बराबर √k/c, ठीक है, अल्फा बराबर √k/c, H+ बराबर √k/c। इसमें जब हम दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेते हैं तो एक्सप्रेशन ये आ जाता है, क्या आ जाता है, pH बराबर 1/2 pKw माइनस लॉग C। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आप कम टाइम में करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला मुंह जबानी याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, अगर सोल्यूशन में सिर्फ वीक एसिड है, अगर सोल्यूशन में सिर्फ वीक बेस है और उसका Kb 10 टू द पावर -3 से कम है तो ऐसे केस में pH डायरेक्टली इससे निकाल लो। कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं यार, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली pH ऐसे आएगा। कम टाइम में सवाल करना है ना तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों यहां पर सीन होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। अगर सोल्यूशन में बच्चों अकेला वीक एसिड या वीक बेस है तब तो सिचुएशन आपको मैंने बता दी, अल्फा बराबर √k/c, H+ बराबर √Ka/c एंड pH बराबर 1/2 pK माइनस log C, ठीक है। बेस होगा तो Ka की जगह पर Kb हो जाएगा, H+ की जगह पर OH माइनस हो जाएगा, pH की जगह पर POH हो जाएगा। सारी चीजें एकदम टन। अब बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। गाइस कॉमन आयन इफेक्ट का सिचुएशन कब लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट का सीन कब लगता है, पहले ये समझो। कभी भी अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, कभी भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि उसी के जैसा कॉमन आयन लिबरेट करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसने जो आयन लिबरेट किए, सोल्यूशन में एक दूसरा बंदा आकर के भी वही आयन लिबरेट कर रहा है, तो लग जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, कभी भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके सोल्यूशन में अगर कोई और बंदा आ जाएगा जो उसी के जैसे आयंस लिबरेट करता है तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट शर्मा जाएगा। हमारा बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, शर्मा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखो, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बट यहां पर एक बहुत बड़ी बात याद रखना, कौन शर्माएगा, हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट शर्माएगा। किस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है। किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस चीज को बच्चों ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी NaCl की प्रेजेंस में सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का क्लोराइड आयन NaCl के क्लोराइड आयन से शर्मा जाएगा, सीधी सी बात। एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन HCl की प्रेजेंस में सप्रेस हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज याद रखो, कई लोग को ऐसा नहीं पता होता है बेटा, एसिटिक एसिड का सप्रेशन किसी दूसरे वीक एसिड की प्रेजेंस में भी सप्रेस हो जाएगा। यस, एसिटिक एसिड के साथ अगर हम फॉर्मिक एसिड डाल देंगे ना तो भी कॉमन आयन लगेगा। भाई फॉर्मिक एसिड भी H+ देगा, एसिटिक एसिड भी H+ देगा। एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में जो H+ आयन है वो किसी और के द्वारा भी अगर H+ आयन मिल गए तो शर्मा जाएगा। एक वीक एसिड भी दूसरे वीक एसिड पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, बेटा एक वीक एसिड दूसरे वीक एसिड पर भी कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है।
लेकिन ये मैग्नीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है जब किसी वीक एसिड के सोल्यूशन में कोई स्ट्रांग एसिड आ जाता है। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली लगेगा। कैसे कॉमन आयन इफेक्ट को पहचानना है ये बताया, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट की इक्वेशन कैसे बनानी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो बच्चों लेट से हमारे पास एक वीक एसिड है, बच्चों लेट से हमारे पास एक वीक एसिड है। अब इस वीक एसिड के सोल्यूशन में हमने एक स्ट्रांग एसिड भी डाल दिया है, तो ऐसे में हमसे कोई भी चीज पूछ सकता है, अल्फा बता दो, ठीक है, हमसे पूछ सकता है पीएच बता दो, ये सारी चीजें कोई भी पूछ सकता है। सो एक हमने एग्जांपल लिया, लेट से वी हैव एन वीक एसिड HA जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, हमने उसके सोल्यूशन में HCl भी डाल दिया 0.1 मोलर, इसका Ka 10⁻⁵ है। अच्छा याद रखना बच्चों, Ka की वैल्यू टेम्परेचर के अलावा कभी नहीं चेंज होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अलावा कभी नहीं चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉमन आयन इफेक्ट से बदलता नहीं है, ये चीज याद रखना। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या बदलता है, अल्फा। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या बदलेगा, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। सो Ka की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे कॉमन आयन है या नहीं है, दूसरा बंदा है या नहीं, वो अपना जो होता है वही होता है। Ka सिर्फ कब बदलता है, टेम्परेचर से, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो इस केस में हमने कैसे इक्वेशन बनानी है जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को कोई नहीं शर्मा सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी से भी शर्माता नहीं है, वो एकदम खुला है। सो HCl का जो इक्वेशन है वो कभी भी ऑल्टर नहीं होगा। HCl विल ऑलवेज 100% आयनाइज, 0.1 मोलर था, पूरा आयनाइज होकर के 0.1 मोलर H+ और 0.1 मोलर Cl- देगा। अब जो वीक एसिड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बात करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले वीक एसिड कितना था इनिशियली, 0.1। सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण 0.1 मोलर H+ पहले से ही है। अब सोल्यूशन में पहले से ही H+ है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा, इक्वेशन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, यही तो कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट ली चैटलियर का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। सो सोल्यूशन में पहले से 0.1 मोलर H+ एसिड है और 0.1 मोलर H+ है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो वीक एसिड है इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज होगा और आयनाइज होकर के 0.1 अल्फा एक्स्ट्रा H+ और 0.1 अल्फा एक्स्ट्रा A- देगा। तो सोल्यूशन में टोटल H+ कितना हो जाएगा, 0.1 + 0.1 अल्फा। सोल्यूशन में टोटल H+ कितना होगा, 0.1 + 0.1 अल्फा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 0.1 अल्फा की वैल्यू है, ये जो बेटा 0.1 अल्फा की वैल्यू है, ये नेग्लिजिबल होगा। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ और वीक एसिड के H+ में वीक एसिड का H+ नेग्लिजिबल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की तुलना में वीक एसिड से निकलने वाला H+ नेग्लिजिबल होगा। ये आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ये अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। सो यू हैव टू राइट इट एज 0.1। ये चीज ध्यान रखो, ये चीज बच्चों होगी, वीक एसिड की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ मेजर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तुलना में वीक एसिड का H+ नेग्लिजिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये होगा, एसिड कितना बचा है इतना, H+ कितना होगा इतना, और Ha कितना होगा 0.1 अल्फा। अब जब हम इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, K बराबर RQ लगाएंगे, H+ की कंसंट्रेशन 0.1, A- की कंसंट्रेशन 0.1 अल्फा और Ha की कंसंट्रेशन इतना। सॉल्व करने पे ये आएगा, सॉल्व करने पे बच्चों ये आएगा, यहां पर तो अल्फा, कॉमन आयन इफेक्ट के केस में अल्फा विल ऑलवेज बी नेग्लिजिबल, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वीक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाता है। सो नाउ यू कैन वेरी क्लियरली से अल्फा इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल देन 1। तो यहां पर हमने कुछ नहीं लिखना, एकदम खुला होकर के 1 - अल्फा को 1 लिखो और सॉल्व करने पे अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सॉल्व करने पे दोस्तों अल्फा की वैल्यू ये आ गई। यहां पर बच्चों ध्यान रखना है कि एग्जाम में बच्चों आपको डायरेक्टली इस स्टेप पे आना है। व्हाट आई वांट टू टीच यू कि एग्जाम में अगर कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल आता है, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आओगे और क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में वीक एसिड के H+ को निगलेक्ट करके टोटल H+ क्या लेना है, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। अभी इसके प्रैक्टिस कराता हूं, इसकी अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, हर तरीके के सवाल लेके आऊं, मजा आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो इक्वेशन में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि टोटल H+ कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, और फिर K बराबर RQ कर देना। इक्वेशन बनाना बच्चों, सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, इक्वेशन बनाना, लेकिन जब प्रैक्टिस बहुत हो जाती है ना तो बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप डायरेक्टली, ये आपका स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 K बराबर RQ, स्टेप 3 अल्फा को सॉल्व करोगे, यही चीज।
क्योंकि बेटा इतनी वैरायटी हो सकती है ना सवाल में कि इस सवाल वाला आपको कहीं पर भी फंसा देगा। तो यहां पर बेटा बेसिक से चलो, बेसिक्स पे बच्चों चलिए, बेसिक से चलिए। हाँ, नेट रिजल्ट आपको क्या लगा ना बता दिया कि वीक एसिड का H+ इग्नोर मार दो। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास यहां पर सिचुएशन रहती है, इस तरह से बच्चों हमने चीजों को सॉल्व करना है। अब देखो चलो इसको मैं प्रैक्टिस कराता हूं बच्चों, चलिए इसको मैं प्रैक्टिस कराता हूं। सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास हमारा पहला सवाल है, देखते हैं बच्चों किस तरह से चीजें बढ़नी है। चीजों को कम समय में करने की बच्चों हमें आदत डालने की कोशिश करनी है। चीजों को हमने कम समय में बच्चों सॉल्व करना है, कम समय में, ठीक है ये चीज। सो बच्चों देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, बच्चों देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है उस पे आप गाइस देखिए सबसे पहला सवाल है, सो वी हैव अ pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड हैविंग इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻³ इज 4, देन K ऑफ द सॉल्यूशन। देखो हमें क्या क्या दे रहा है, बहुत मजेदार सवाल है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इसमें गलत आंसर तुरंत बच्चों निकालेंगे, जल्दीबाजी में करोगे गलत आंसर लेके आओगे, तो वही पहले कंसेप्ट सीखो। सो वी हैव pH बराबर 4, कंसंट्रेशन बराबर 10⁻³, ठीक है। pH बराबर 4, कंसंट्रेशन बराबर 10⁻³ हमसे Ka हमसे पूछ रहा है, और वीक मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है। जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ ना वही सब सारी की सारी चीजें हमने दी हुई। अब देखो जरा यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पे जरा ऑप्शंस को पकड़ो। सो पहला ऑप्शन 1.1 10⁻⁻5, दूसरा ऑप्शन 10⁻⁻5, तीसरा ऑप्शन 10⁻⁻4, चौथा ऑप्शन 10⁻⁻4। बच्चों यहां पर देखो ऑप्शन ए और बी में अंतर बहुत कम है, ऑप्शन ए और बी में अंतर बहुत कम है, ऑप्शन सी और डी में अंतर बहुत कम है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझो। बच्चों हमने pH का एक्सप्रेशन पढ़ा था, pH बराबर 1/2 pKa माइनस log C, ठीक है ये हमने बच्चों पढ़ा हुआ था। दोस्तों इससे ये सवाल तुरंत हो जाएगा बच्चों, इससे ये सवाल तुरंत हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटेड एक्सप्रेशन होता है। ये जो बच्चों एक्सप्रेशन ये अप्रोक्सीमेटेड एक्सप्रेशन है। अगर यहां पर ऑप्शंस दूर दूर होते, यहां पर देखिए 1.1 का ही डिफरेंस है, 1 है और 1.1 बहुत ही पास पास है। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन पास पास है इसलिए बच्चों यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटेड एक्सप्रेशन हमारे लिए डेंजरस है, इट इज सुसाइडल फॉर अस। अगर आप इसके द्वारा आंसर निकालोगे तो बच्चों वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो ऐसे में बच्चों हम गलत कर सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं, अभी आपको बताता हूं। सो ऐसे में दोस्तों हम करें क्या, दोस्तों ऐसे में सही तरीका होगा हम एकदम बेसिक्स को फॉलो करें, हम बच्चों बेसिक्स को फॉलो करें। अब देखो बेसिक क्या था, आपको इसीलिए तो मैंने सारी चीजों को डिराइव कराया, मैंने इसीलिए तो सारी चीजों को डिराइव कराया। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो हम धड़ल्ले से वो एक्सप्रेशन लगा लेते, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन पास पास हैं तो अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। आंसर क्या मारोगे जो सही है, जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर है उसको छोड़ के, आप सही आंसर को छोड़ के अप्रोक्सीमेटेड आंसर थोड़ी ना मारोगे, यही तो चीज का ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, तो यहां पर हमको बेटा एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन पे आना होगा। अब देखो जल्दी से एग्जैक्ट इक्वेशन। सो HA ठीक है, HA ये दोस्तों एक्सप्रेशन होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ HA कितनी है 10⁻³ 1 माइनस अल्फा बराबर 10⁻³ अल्फा बराबर 10⁻³ अल्फा। ये तो रटा हुआ है ना, C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा, ये तो रटा हुआ है ना। अब देखो बेटा H+ कितना होता है, H+ की कंसेंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻ अल्फा विच इज C अल्फा। H+ कितना होता है बेटा C अल्फा के बराबर, व्हाट इज H+? C अल्फा। और हमको H+ की वैल्यू कितनी दी हुई है, pH हमको दिया हुआ है 4, बेटा pH हमको दिया हुआ है 4। सो सिंस pH इज 4 तो H+ बराबर 10⁻⁻ pH फॉर्मूला जो कि लेक्चर 1 में बताया था, तो यहां से ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सो इन दिस क्वेश्चन द H+ इज गिवन एज 10⁻⁻4 व्हिच गिव्स अस अल्फा बराबर 0.1। अल्फा कितना आ गया 0.1, यस दैट इज द थिंग। तो बेटा यहां पे हमारा अल्फा आ गया है 0.1। अब चूंकि अल्फा बेटा 0.1 है तो जो K का एक्सप्रेशन होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहां पे हम अल्फा को 1 की तुलना में निगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अल्फा बेटा हमारा 0.1 से छोटा नहीं है। जब तक अल्फा 0.1 से छोटा नहीं होता हम 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं ले सकते। सो यहां पे हमने अल्फा की वैल्यू को एग्जैक्ट रखना है, 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं बल्कि 0.9 रखना है। दैट्स द की पॉइंट। और जब हम इस चीज को लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है C की वैल्यू 10⁻³ अल्फा स्क्वायर 10⁻² एंड 1 माइनस अल्फा 0.9। और जब हम बच्चों इस चीज को सॉल्व करेंगे
जब हम दोस्तों इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम्स आउट टू बी ए। और अगर आपने बच्चों जल्दबाजी में pH बराबर 1/2 pK A माइनस log C का एक्सप्रेशन लगाए होते तो आप बेटा बी ऑप्शन पे लैंड किए होते, जो कि गलत आंसर होता। यही चीज सिखा रहा हूं मैं, यही चीज सिखा रहा हूं मैं। हमको एग्जाम में चीजें जल्दीबाजी भी करनी है, जल्दी जल्दी निकालना आंसर, लेकिन गलत भी करने से बचना है। यहां पर मैंने सवाल में देखा कि चीजें पास पास हैं, तो अप्रोक्सीमेटेड एक्सप्रेशन हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। यही तो कंसेप्ट होता है बेटा, यही होता है। कुछ लोग बताते हैं ना कि चीजें 5 मिनट की ट्रिक में पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लो, संभव ही नहीं यार। अगर 5 मिनट में कोई बंदा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ देता तो जो बंदे उसे महीने भर पढ़ा रहे हैं वो बेवकूफ है क्या? कंसेप्ट को सीखे बच्चों, कंसेप्ट को सीखे। शॉर्टकट ट्रिक्स समटाइम्स कैन बी डेंजरस, तो कब शॉर्टकट ट्रिक लगानी कब नहीं लगानी ये सिखा रहा हूं मैं आपको। चलो बेटा अगले सवाल। ठीक है, सो बच्चों हमारे पास अगला सवाल है जो कि एसिटिक एसिड और HCl के कॉम्बिनेशन का है। बेटा अगले सवाल को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि एसिटिक एसिड के साथ HCl है। कभी भी वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कभी भी वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ध्यान रखना, एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करेंगे, बेस बेस रिएक्ट नहीं करें, तो कॉमन आयन इफेक्ट के सवालों में कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट ली-चैटलियर प्रिंसिपल का कंसेप्ट लगता है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। चलो बेटा जल्दी से आते हैं यहाँ पे सवाल पे, बड़ा मजेदार सवाल है। इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोलर HCl, इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोलर HCl द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। सो बेटा HCl के प्रेजेंस में हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। सवाल कम समय में करना है, कम समय में करना है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम। HCl है 2 मोलर, एसिटिक एसिड है 0.1 मोलर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर में, आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखोगे। अब देखो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ स्टेप्स दिमाग में करो। HCl पूरा टूटेगा, टूट टाट कर क्या देगा आप जानते हो। मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें बच्चों हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। 9 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁵। यहाँ पे ऑप्शंस दूर दूर है, दूर दूर है, बहुत पास पास नहीं, दूर दूर है। 3, 9 दे आर क्वाइट फार, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चल सकता है। अब देखो बेटा एसिटिक एसिड 0.1 है, डिसोसिएशन के बाद 0.1 × 1 - अल्फा, एस्टेटाइन 0.1 अल्फा, H प्लस कितना होगा? H प्लस HCl से भी आ रहा है, एसिटिक एसिड से भी आ रहा है। H प्लस एसिटिक एसिड से भी आ रहा है, H प्लस से भी आ रहा है। HCl से 2 आएगा और एसिटिक एसिड से 0.1 अल्फा आएगा। आपने इसको 2 लेना है, यही कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको। सोल्यूशन में टोटल H प्लस कितना होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, क्योंकि वीक एसिड तो कॉमन आयन के कारण बहुत ही कमजोर हो गया है, तो सोल्यूशन में टोटल H प्लस 2 होगा, 2 मोलर। ठीक है ये चीज। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, अल्फा पूछ रहा है, बता देंगे अल्फा, बता देंगे अल्फा। K बराबर आर क्यू का एक्सप्रेशन कर लेते हैं। सो K बराबर, K की वैल्यू है 1.8 10⁻⁻⁵ एट इक्विलिब्रियम K बराबर आर क्यू। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर क्यू? आर क्यू बराबर पहले H प्लस 2 एस्टेटाइन 0.1 अल्फा एंड दिस 0.1 × 1 - अल्फा। बच्चों यहां पे 1 - अल्फा को 1 लो, खुले होकर के लो। क्यों लोगे? क्योंकि K पहले से ही कम है, ऊपर से कॉमन आयन लग रहा है, तो यहां पर तो 1 - अल्फा 1 के बराबर होगा। इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ कंसेप्ट, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये तो कंसेप्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण अल्फा बहुत कमजोर हो जाएगा, आप उसे इग्नोर कर सकते हो एकदम खुले होकर के। तो यहाँ पे बेटा 1 - अल्फा को हम 1 लेंगे, 0.1 से 0.1 कटा, 1 - अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों अल्फा का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों अल्फा का एक्सप्रेशन हो जाएगा 9 × 10⁻⁶।
सो अल्फा कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर -6। ये दोस्तों हमारे पास यहां पर सारी की सारी चीजें होंगी एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो चीजें आपको बताई ना वो देखो इस सवाल में अगर मैं इसे एग्जाम में करता, मैं सीधे इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, सिर्फ 3 स्टेप, यही तो थी मेरी 3 स्टेप अप्रोच। डायरेक्टली अब मैंने HCl का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो मेरा टाइम खराब करेगा, डायरेक्टली सीधे आएंगे। टोटल H+ क्या होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है, दैट्स इट, खुला खेल। चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों ये बहुत जबरदस्त सवाल है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। मैं तो बेटा पर्सनली चाहता हूं कि आपको मैं ये सवाल ना दूं, मैं आपको बेटा चाहता हूं कि आपको मैं ये सवाल का सोल्यूशन ना दूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये सवाल का सोल्यूशन ना दूं, मैं चाहता हूं कि पहले आप इस सवाल में बेटा पहले ट्राई करो। बहुत जबरदस्त सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है एक तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही बच्चों लाजवाब सवाल है, क्या सवाल है, मजा आ गया, ठीक है। चलो बेटा मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को थोड़ा पॉज करो, स्पेंड सम टाइम एंड ट्राई टू गेट द आंसर, ठीक है। और अगर आपसे बेटा ट्राई करने के बाद नहीं होता या आपने कर लिया तो उसके बाद बेटा आप वीडियो को चला करके मेरी अप्रोच और मेरे कंसेप्ट को बच्चों सीखिएगा, ठीक है। दैट्स द थिंग। चलो बेटा आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर दोस्तों देखो हो क्या रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास 3 एसिड दिए गए हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको 3 एसिड दिए गए हैं। पहले हमको HCl दिया है 0.09, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरी तरह से आयनाइज होगा। दूसरी तरफ हमको दिया गया एसिटिक एसिड 0.1 मोलर, वीक एसिड है, आयनाइज होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है इस पे। और हमारे पास डाइक्लोरो एसिटिक एसिड भी है, ये भी एक वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, बट इसमें 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं तो सर्टेनली इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड से थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों एसिटिक एसिड से थोड़ी ज्यादा होगी। एसिटिक एसिड का अगर 10 to the power -5 है तो ये 10 to the power -3 -2 इस तरह से होगा। तो अगर मुझे इस सवाल में एकदम सीधे सीधे तुक्का मारना है, डी या बी, ऑप्शन बी या फिर डी, इन्हीं में से आंसर होना चाहिए क्योंकि क्लोरीन का -I इफेक्ट चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा, ठीक है। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ज्यादा ऑप्शन बी और डी के, ठीक है, -I इफेक्ट के कारण। सो हमारे पास डाइक्लोरो एसिटिक एसिड भी है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.09 मोलर है। सोल्यूशन में टोटल H+ 0.1 है। अब माय डियर फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दो, टोटल H+ कितना है 0.1। अब ये जो H+ है कहां से आएगा बच्चों, ये H+ आएगा HCl से, ये H+ आएगा एसिटिक एसिड से, और ये H+ आएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड से। अब देखो अगर मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैं सारी इक्वेशन को दिमाग में बना सकता हूं तो बेटा आप सारी इक्वेशन को दिमाग में बनाओ। हम सारी इक्वेशन को दिमाग में क्या बनाएंगे, HCl कितना H+ देगा पूरा 0.09। एसिटिक एसिड का एक्सप्रेशन लिखो 1 इंटू C इंटू 1 माइनस अल्फा करके लिखोगे तो एसिटिक एसिड से H+ कितना आएगा, C, एसिटिक एसिड का C कितना है 0.1 इंटू इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड से कितना H+ आएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा नहीं बल्कि बीटा ले लो, यहाँ पे बीटा ले लो, यहाँ पे कोई और टर्म ले लो क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन होगा ना। तो लेट्स से डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बीटा है, तो यहाँ पे इससे निकलने वाला H+ कितना होगा, C, इसका कंसंट्रेशन 0.09 बीटा। दिमाग में सारी एक्सप्रेशन बना ली, इतने सवाल कर ली कि चीजें अब दिमाग में करने लगे। ये इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए यार, 100-200 सवाल करने पड़ेंगे, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने से थोड़ी ना काम होगा। आपको जो आपकी कोचिंग की शीट्स है उसको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.01 बराबर 0.1 अल्फा प्लस 0.09 बीटा। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बराबर 10 अल्फा प्लस 9 बीटा। ये बच्चों पहला एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। 1 बराबर 10 अल्फा प्लस 9 बीटा, ये बेटा पहला एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बच्चों यहां पर पहला एक्सप्रेशन आ गया। इस सवाल में हमसे डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। ये बच्चा ये सवाल एक अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। इसमें मेंस और नीट लेवल पे हम लोग 2-3 स्टेप में नहीं कर सकते, इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहली जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने यूटिलाइज किया कि टोटल H+ अगर 0.1 है तो उससे क्या निकल के आता है, उससे क्या नतीजे निकल करके आते हैं, ठीक है। ये चीज अच्छा देखो, इस सवाल में एक मेरे पे एक थोड़ा सा जो एक चीज जो मैंने इंटरप्रेट की क्या,
बच्चों इस सवाल में डाइक्लोरोएसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम नेग्लिजिबल नहीं लेंगे। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम नेग्लिजिबल नहीं, क्योंकि इसका जो के है ना वो थोड़ा सा लार्ज होगा, तो इसका के थोड़ा सा अच्छा खासा होता है, तो इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम बहुत नेग्लिजिबल नहीं मान सकते अभी अज्यूम में। हाँ, इक्वेशन में ऐसा आएगा तो मान लेंगे, बट नॉर्मली प्री अज्यूम हमेशा नहीं करेंगे। हाँ, एसिटिक एसिड में तो खुला खेल, वो तो वैसे ही वीक एसिड है, ऊपर से कॉमन आयन लग रहा है, तो उसको तो नेग्लिजिबल मानेंगे, बट डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नेग्लिजिबल होने के चांसेस थोड़े से कम है, ये सब चीज। इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया चीजें, इस जगह को थोड़ा सा खाली करते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर अब हम लोग काम करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को अगर बच्चों देखिए, हम लोगों को अगर बीटा आ जाए, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाए, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाए, तो उसका के निकाला जा सकता है। अल्फा से के और के से अल्फा दोनों बच्चों आपस में निकाले जा सकते हैं। तो अगर हमें इसका बीटा मिल जाए तो हम इसका के निकाल सकते हैं। अब बीटा कैसे निकालें? इसका बीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, ये चीज है। तो चलो पहले अल्फा निकालते हैं। सो बेटा एसिटिक एसिड का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा एसिटिक एसिड विल आयनाइज इनटू एसिटेट आयन प्लस H प्लस। अब एसिटिक एसिड कितना है? 0.1, कितना बचेगा? 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, एसिटेट आयन 0.1 अल्फा, और H प्लस, ये H प्लस कौन सा H प्लस है? जो सोल्यूशन में H प्लस है। हम लोग कोई भी जो आयन की कंसंट्रेशन लिखते हैं वो क्या लेते हैं? टोटल कंसंट्रेशन लेते हैं, एंड टोटल कंसंट्रेशन इज गिवन एज 0.1। इट इज नॉट ओनली जस्ट कि एसिटिक एसिड से कितना आ रहा है, सोल्यूशन में जो मौजूद है ना वो लेते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो K बराबर RQ करूंगा मैं, चीजों को दिमाग में सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा 0.1 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां पर 100% अल्फा नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ऊपर से कॉमन आयन लग रहा है, तो यहां पर तो अल्फा को हम 100% नेग्लिजिबल मानेंगे। तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फा बराबर के। सॉल्व करने पे अल्फा आ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -5, एसिटिक एसिड का के 10 टू द पावर -5 है, तो सॉल्व करके अल्फा आ जाएगा 10 टू द पावर -4। सॉल्व करने पे अल्फा आ जाएगा 10 टू द पावर -4। अब बेटा इस वैल्यू को अगर हम यहां पे रखें तो अल्फा 10 टू द पावर -4 मतलब 10 अल्फा 10 टू द पावर -3, 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से 10 टू द पावर -3 माइनस करेंगे, कुछ नहीं, नेग्लिजिबल। इट इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। 10 अल्फा इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस। सो इफ वी कैन नेग्लेक्ट दिस, देन वी विल गेट बीटा बराबर 1/9। सिंस अल्फा इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, सो मैंने बताया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पहले से पता था अल्फा नेग्लिजिबल है, लेकिन पढ़ाने के लिए इसको निकालना जरूरी था। शुरू से बोला था एसिटिक एसिड में तो खुला खेल है, उसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, उसका अल्फा नेग्लिजिबल होगा, लेकिन पूरा हमने सॉर्ट आउट भी किया, पूरा हमने इसको सॉल्व भी किया, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे पास बीटा आ गया। अब अगर बीटा आ गया आपके पास बच्चों, अगर बीटा आ गया तो हम के निकाल लेंगे, बट डू रिमेंबर यहां पर के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मत लगाना, क्योंकि के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के बराबर ये सारे एक्सप्रेशन कब लगते हैं? जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा होता है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। अल्फा बराबर अंडर के बाय सी, एच प्लस बराबर अंडर के इंटू सी, पीएच बराबर 1/2 पीके माइनस लॉग सी। ये सब कब लगते हैं? जब सोल्यूशन में अकेला वीक एसिड या अकेला वीक बेस होता है। अगर सोल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो ये सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट बता दिया। आई होप बेटा आप लोग अपकमिंग एग्जाम में ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए तो ये सब वीडियोस डाल रहे हैं। तो चलो बेटा यहां पर बीटा आ गया। अब बीटा आ गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लेने लगे के बराबर सी बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा, ना वो गलत कर देगा। पूरा एक्सप्रेशन बनाएंगे, उससे हम लोग सारा का सारा खेल करेंगे। अब देखो क्या एक्सप्रेशन होगा, बात करते हैं। अब बेटा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब बेटा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के लिए CHCl2 COH डबल बॉन्ड CHCl2 CO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। सोल्यूशन में ये कितना है भाई? 0.09 मोलर है। 0.09 इंटू 1 माइनस बीटा, यस। ये 0.09 इंटू बीटा, यस। और H प्लस कितना लोगे बताओ?
0.09 बीटा या कुछ और? बेटा H प्लस होगा जो सोल्यूशन में H प्लस गिवन है 0.1। H प्लस कितना होगा जो सोल्यूशन में H प्लस गिवन है 0.1। अब बस सॉल्व कर लो, K बराबर आर क्यू, Ka ऑफ डाइक्लोरोएसिटिक एसिड बराबर आर क्यू, सॉल्व करो, H प्लस 0.1, ये 0.09 इंटू बीटा एंड देन दिस 0.09 इंटू 1 माइनस बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू रखो, बीटा की बच्चों वैल्यू रखो, तो 0.1 बीटा 1/9 और यहां पे 1 माइनस बीटा हो जाएगा कितना, 8/9, 9 से 9 कटेगा, सो 0.1/8। ठीक है, 9 से 9 कटेगा, 0.1/8। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू 1.25, देन वी विल गेट द वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये दोस्तों हमको वैल्यू मिलेगी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, ऑप्शन डी। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के चांसेस ज्यादा है। सवाल करते करते फीलिंग आ जानी चाहिए बच्चों, सवाल करते करते फीलिंग आ जानी चाहिए। इतने सवाल करने हैं, बच्चे पूछते सर कितने सवाल करने हैं, इतने सवाल करो कि फीलिंग आ जाए। ये चीज पास्ट ईयर क्वेश्चन करने बहुत कंपलसरी है। लास्ट 8 सालों के पास्ट ईयर क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए। 8 सालों के बच्चों पास्ट ईयर क्वेश्चन रटे होने चाहिए। देखो टोटल पास्ट ईयर क्वेश्चन कितने करने होते हैं, जितनी आपकी एज है। 17 साल को ना तो टोटल 17 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चन करना, 2000 वाले मत करना, 2001-2 वाले मत करना। जितनी आपकी एज है ना तो उतने ही पास्ट ईयर क्वेश्चन करने। और एज के आधे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जो आपकी एज के आधे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, वो तो मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ये बच्चों फंडा रहता है। इसी फंडे को शुरुआत से हम लोग बताते आ रहे हैं। जो बच्चे 2011 में पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनको कब से करने थे। जो बच्चे 2015 में पढ़ रहे हैं उनको क्या करना था। जो बच्चे 2020 में पढ़ रहे हैं उनको कितने पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाने, कहां से कहां तक, ये सारी चीजें। बुक में तो 30-40 साल के करते हैं, उतना लगाने की जरूरत नहीं होती। अपनी एज जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाइए उतने पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, एज जितने पुराने। और आपकी एज के आधे जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो तो मुंह जवानी याद होनी चाहिए, क्योंकि वो सब ट्रेंडिंग है, वो सब बच्चों बहुत ही रीसेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बच्चों 2019 का ये सवाल, बच्चों 2019 का सवाल जाते आते इसको भी हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बेटा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, हमें दोस्तों इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग H2SO4 एंड NaOH। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल है, तो यहां पर हम लोग बेटा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाएंगे और बेटा उससे हम लोग सारा का सारा खेल निकालेंगे। तो सोल्यूशन में टोटल H प्लस कितना होगा, मैं तुरंत सॉल्व कर लेता हूं। दैट इज गोइंग टू बी 80 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास H प्लस है, और NaOH कितना है हमारे पास, 40 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास OH है। तो सोल्यूशन डेफिनेटली एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो उसका पीएच कम ही होगा, उसका पीएच बच्चों 7 से कम होगा। तुरंत इसका पीएच निकालता हूं। सो यहां पे हम लोग का जो फंडा लगेगा, so NaVA minus NbVb upon Va plus Vb, that is the concentration of H plus, that is the concentration of H plus। सॉल्व करो बेटा, H plus आएगा, सॉल्व करिए बेटा H plus आएगा, नॉर्मेलिटी निकाल लो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर करके, सॉल्व करिए H plus आएगा, H plus से pH निकालना, pH आएगा। तो ये बेटा आंसर सही होता है, जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर सही आता है। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यस, अभी बताया ना बेटा, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही बदलती है, ये नॉर्मली बेटा कभी भी बदल नहीं सकता। तो यस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, 100% करेक्ट। अ मोनोबेसिक एसिड विद Ka इतना,
हैज ए पीएच इतना, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा पूछ रहा है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा पूछ रहा है। बेटा देखो नॉर्मली अल्फा का जो एक्सप्रेशन होता है ना, नॉर्मली बेटा जो अल्फा का एक्सप्रेशन होता है √k/c, नॉर्मली बेटा अल्फा का एक्सप्रेशन होता है √k/c, ठीक है। बट यहां पर हमको पीएच दिया है और के दिया है, ठीक है, यहां पे हमको पीएच दिया है, के दिया है, यहां पे हमें कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन नहीं दी, कोई बात नहीं। हम लोग बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो HA बराबर H+ एंड A- C इंटू 1 - अल्फा C अल्फा C अल्फा, सो H+ बराबर C अल्फा, H+ बराबर C अल्फा, ये दोस्तों यहां पर हमारे पास चीजें हैं, ठीक है। H+ बराबर C अल्फा, ये हमारे पास चीजें। सवाल में हमको K दिया है, सवाल में हमको K दिया है, सो K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब चूंकि ऑप्शन में बोले ना कि अल्फा 50% है, तो मतलब 1 - अल्फा को हम 1 कैसे ले लें, हम यहाँ पे 1 - अल्फा को 1 नहीं लेंगे, तो अल्फा को हम पूरा पूरा रखेंगे, इसको पूरा क्वाड्रेटिकली सॉल्व करेंगे। अगर अल्फा बेटा 0.1 से कम होता है तभी नेग्लिजिबल लेते हैं, तभी 1 - अल्फा को 1 लेते हैं। बट यहाँ पर तो बोला है कि अल्फा 50% है, क्या हमको बोला है कि 50% के चांसेस हैं, तो हम 1 - अल्फा को 1 नहीं लेंगे, पूरा क्वाड्रेटिकली सॉल्व करें। सो k बराबर 10⁻⁵, बेटा k बराबर 10⁻⁵। कंसंट्रेशन नहीं पता, कंसंट्रेशन निकालते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन इस सवाल में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, सो H+ बराबर 10⁻⁵, कंसंट्रेशन नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं हमारे पास। तो जो पूरा एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, C अल्फा की वैल्यू होगी 10⁻⁵, C अल्फा स्क्वायर को हमने C अल्फा इंटू अल्फा कर दिया, ठीक है, अपॉन 1 - अल्फा। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है, सॉल्व करने पे आ जाता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बराबर 1, इसको सॉल्व करने पे आ जाता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बराबर 1, और इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं, इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो वी गेट अल्फा बराबर 1/2, हमें बेटा अल्फा बराबर 1/2 आ जाता है। अल्फा 1/2 है, मतलब कि अल्फा की वैल्यू 0.5 है, तो परसेंटेज अल्फा में हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 50% आ जाएगी। तो यस, ABC ऑप्शन भी सही है, ABC ऑप्शन भी सही है। द ली-चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट, नो, कॉमन आयन इफेक्ट ली-चैटलियर प्रिंसिपल का ही केस होता है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो इस सवाल में हमसे पूछा था कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो दे आर ऑप्शन नंबर A, B एंड C। ऑप्शन A लेक्चर 1 के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी अगर आते हैं तो नॉर्मेलिटी का केस होगा, तो वहां पे N1V1 - N2V2 अपॉन Va+Vb करके H+ आ जाएगा, उससे pH आ जाएगा। ऑप्शन B इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होता है, और ऑप्शन C ये चीज नहीं, जो डेटा दिया हो ना उसको यूज करते हुए सारी की सारी चीजों को सॉल्व की और काम बना। pH दिया हुआ था 5, pH 5 मतलब H+ की वैल्यू 10⁻⁵। अब सोल्यूशन में H+ होता कितना है, C अल्फा, तो C अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। हमसे K पूछ रहा है, K का एक्सप्रेशन ये होता है, यहां पर अल्फा चूंकि 50% बोला है तो 1 - अल्फा को 1 नहीं लेंगे, ठीक है, 1 - अल्फा को 1 नहीं लेंगे, 1 - अल्फा को 1 - अल्फा ही रखेंगे। अब C अल्फा की वैल्यू, C अल्फा स्क्वायर को हमने C अल्फा इंटू अल्फा कर दिया, उसमें C अल्फा की वैल्यू रख दी 10⁻⁵, साथ में जो एक अल्फा है और 1 - अल्फा रखा, सॉल्व किया, अल्फा 1/2 आ गया, इसमें 100 मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज अल्फा आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे के सारे सवाल होंगे, एंड आई होप बेटा इस लेक्चर के द्वारा आपको कॉमन आयन इफेक्ट को पहचानना कैसे है, और कॉमन आयन इफेक्ट में सवाल करते समय कैसे चीजों में, एक्सप्रेशन में, चीजों में जल्दी जल्दी चीजों को रखें, क्या क्या आप बेटा नेट अप्रोक्सीमेशन लें और कहां पे नेट अप्रोक्सीमेशन ना लें, इन सारी चीजों को बेटा आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों करते हैं इस लेक्चर को खत्म, और बहुत जल्दी मिलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के 3rd लेक्चर पे, जहां पे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के अगले कंसेप्ट को बच्चों कवर अप करेंगे। बच्चों प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आपका एक कमेंट, बच्चों यकीन मानिए आपका एक कमेंट इतना ज्यादा बच्चों कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि जल्दी जल्दी बच्चों वीडियो बनाने का मन करता है। ये एक अंदर की बच्चों बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो उसको अप्रिशिएट करिए, अप्रिसिएशन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर योर पढ़ाई, फॉर योर स्टडीज, फॉर योर एग्जाम। मेरी पूरी बच्चों दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो, यही बच्चों मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।